नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? मैंने कभी कहा है तुमसे कि मुझे तुमसे प्यार है? कभी तुमने खुद को देखा है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ? माना कि मैं तुमसे अच्छे से बात करती रही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है। तुम सब मेरी खुशियों के दुश्मन क्यों बन गए हो? पेरेंट्स की दोस्ती तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी बोझ दोस्ती के नाम पर थाली में परोस देंगे तुम्हारे। लो बेटा, ये तुम्हारी। हमारी दोस्ती के लिए ले जाओ मेरी बेटी को। उम्र का तो लिहाज किया होता। नफरत है मुझे तुम्हारे और तुम्हारे इस सो कॉल्ड परिवार से। मैंने जिसे प्यार किया है वो मुझे मिल नहीं सकता, तो तुम्हारी तो शक्ल भी मुझे पसंद नहीं है। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे मॉम डैड मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं। भाई भाई, ये आवाज़ सुनकर एक लड़का जो ऑफिस की कुर्सी पर बैठे अतीत से वर्तमान में आता है। 30 साल का लड़का जो लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, उसे पुकारते हुए एक लड़का 22-23 साल का सीधे उसके कैबिन में आता है। लैपटॉप पर काम कर रहा लड़का जो बेहद तीखी नैनक्स लिए बेहद आकर्षक लग रहा था। बोलो रुद्र, जो भाई डैड हैं वो फ़ोन उठा लेता है। हेलो डैड, भाट डैड आर्यन। पिछले 10 दिन से तुम ना फ़ोन उठा रहे हो और ना ही किसी का कोई जवाब दे रहे हो। चाहते क्या हो तुम? क्या मैं लंदन आ जाऊं? सुना है तुम 10 दिन से लंदन भी नहीं थे। इधर से अनिरुद्ध की बात सुनकर आर्यन सामने खड़े रुद्र को अपनी आंखें छोटू करके देखता है। आपने भाई को देख रुद्र और तेज आवाज में कहता है, बापू देखो, आपका गब्बर मुझे घूर रहा है। अब अगर इसने मेरे हाथ काटे ना बापू, तो देख लेना अम्मा आपके साथ क्या करेंगी। रुद्र की बात सुनकर अनिरुद्ध और आर्यन एक साथ सर में घुमाकर कहा, शुरू हो गया शम्मी कपूर का चेला। आर्यन अनिरुद्ध की आवाज़ गंभीर हो गई थी। यस डैड। आर्यन कब तक वहीं रहने था बच्चे? क्या एक बार भी तुम बच्चों को अपनी मम्मा का ख्याल नहीं आया? ऐसा नहीं है डैड। आप जानते हैं तो फिर बच्चों की तरह सवाल क्यों करते हैं? जो बीत गया है उसे पीछे खुद को सबसे अलग करने का क्या मतलब है? कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती आर्यन, समझता है हूँ डैड। बस मैं उधर से अनिरुद्ध आगे कुछ कहता उससे पहले राध्या उससे फ़ोन ले लेती है। राध्या की आवाज़ सुनकर आर्यन ने अपनी आंखें बंद बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मम्मा तू ठीक है बच्चे? हाँ मम्मा, लेकिन मैं आना चाहता हूँ वहाँ। राध्या गहरी सांस भरती और कहा, बहुत वक्त दे दिया मैंने तुम तीनों भाई बहनों को, खासकर तुम दोनों भाई बहन को। रुद्रम की फिक्र नहीं करती क्योंकि उसे इस बात का एहसास है कि जो उसका उसे कोई छीन नहीं सकता और जो उसका नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। अब बस बहुत वक्त 5 साल बेटू, जिंदगी बदलते तो एक पल नहीं लगता और यहाँ 5 साल बीत चुके हैं बच्चे। अब बस मम्मा आपकी बातों से इनकार नहीं और यकीन माने कि मुझे अतीत में फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कमज़ोर नहीं है आपका बेटा। लेकिन मम्मा, मेरी आरू के लिए मेरे कदम वापस नहीं लौट रहे हैं। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। राध्या ने कठोर आवाज़ में कहा, बेटू तुम्हारे भाई नील की शादी है, उस भाई की जिसने शादी के लिए यही शर्त रखी है कि जब तक उसका आर्यन और आरू नहीं आएंगे वो शादी नहीं करेगा। अपने भाई की ना सही लेकिन युक्ता की तो सोच। पिछले 8 साल से वो नील का इंतजार कर रही है। क्या तब भी तुम नहीं आओगे? लेकिन मम्मा, आप जानती हैं कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। सभी आएंगे, आप समझ रही हैं ना? क्या तेरा मन नहीं करता कि एक बार अपनी मम्मा
और डैड से मिल ले। मेरे तीनों बच्चे पिछले 5 साल से दूर हैं और अब कितना इंतजार करना होगा, कहकर रोने लगती है। तभी आर्यन ने बेचैन होते हुए कहा, मॉम मैं आ जाऊंगा, लेकिन आरू की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। फिलहाल तो वो यहाँ है भी नहीं। आप तो जानती हैं उसे, उसने अपनी स्ट्रीम की ही बदल ली है। कोई बात नहीं, आरू की जिम्मेदारी उसके डैडू की होगी। तू आ रहा है ना? हाँ मॉम मैं आऊँगा। तभी तेजी से उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए रुद्रम ने कहा, माते बापू तो बापू हैं, तुम भी भूल गईं कि अपने सर्वश्रेष्ठ पुत्र के आगे अपने मासूम से छोटे बेटे को अन्याय है ये। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। राध्या अपने बेटे की बात सुनकर कहा, तुम तो हमारे राम सेतु हो, कैसे तुम्हें भूल सकती हूँ। बगल में खड़ा अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा, हाँ और हम चाहें भी तुझे भूलना तो तू हमारे गले पड़ पड़ कर याद दिलाता है कि तू हमारा ही नौनिहाल है, जिसे हमने पैदा किया है। रुद्रम ने जैसे ही अनिरुद्ध की बात सुनी फिर कहा, माते देखो बापू को कह दो आ गया है, मैं तो अनीजान नहीं रुद्रम की जान लेकर भाग जाऊंगा। बोलना बच के रहें। अनिरुद्ध उसकी बात पर फोन को ऐसे घूरता है जैसे सामने रुद्रम रहता तो ना जाने क्या कर बैठता। उसके आसपास मौजूद सभी हंस रहे थे। अनिरुद्ध कुछ कहता कि उससे पहले राध्या उसे घूरती है। फिर राध्या ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी आना बच्चे, सब इंतजार कर रहे हैं। हम तुम सभी को बहुत मिस कर रहे हैं। जरूर माँ, जल्दी आऊँगा। आपके हाथों की खीर मिस कर रहा हूँ। मोम और शिवांश भी आ रहे हैं। हाँ बच्चे, उन्होंने भी ट्रेन पूरी कर चुकी है। ठीक है मोम, आप और मेरे बापू का ख्याल रखिए। यहाँ आपका बेटा सब संभाल लेगा। उसकी बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। रुद्र देखने में आधा राध्या को आधा अनिरुद्ध की तरह हरकतें भी दोनों माता पिता के लिए और घर में सबको जोड़ने वाला सबका सूत्रधार। फोन रखने के बाद वो अपने से मुस्कुरा रहा है। इस बात से बेखबर कि किसी की गहरी ठंडी नज़र उसे बुरी तरीके से घूर रही होती है। ऑफिस के कमरे का तापमान गिरता है। उससे पहले कमरे में दो बेहद लड़का, एक 23 साल की लड़की तो दूसरी 25 साल की लड़की अंदर आती है। बेहद तीखे नयन नक्श लिए रुद्रम को दोनों घूरती हुई आर्यन के पास आकर कहा, फिर से इस रुद्रम ने कोई तिगड़म किया है ना भाई? क्या यार, काजू दी और रेहू दी? रुद्रम दोनों उसे एक आवाज में कहकर कहा, काफ दी, राही दी, बोलो। दोनों बहन घूरती हुई कहती हैं, ये ठीक है, सारे बड़े भाई बहन मिलकर मुझ जैसे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई पर जनरल डायर की तरह फायर करते हो। यार मुझे अपनी आरू दी चाहिए, एक बही जो अपने भाई को समझती है। आर्यन, जो काफ़ी देर से रुद्रम की बातें सुन रहा था और आखिरकार उसके चेहरे की हल्की मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान बहुत कम उसके भाई बहन भी देखते हैं। आज जब फिर से मुस्कान देखी तो रुद्रम भागकर उसे पीछे से गले लगा लेते हैं और कहा, अपने भाई की मुस्कान के लिए ये रुद्रम प्रताप कुछ भी कर जाएगा। मुस्कुराओ भाई, आपकी मुस्कुराहट ही आरुदी को वापस लाएगी। काशी और राही आपकी उसके बालों को फैलाते हुए कहा, इसीलिए बुआ तुझे राम सेतु कहती हैं। ये कहकर चारों तरफ एक साथ गले मिल लेते हैं। आर्यन ने कहा, अच्छा बताओ क्या हो रहा है, सबकी खबर क्या है? उसके लिए तो भाई आपको फोन करना होगा सबको।
ठीक है, फिर मैसेज सबको दे दो। हम रात को सबके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि सब एक साथ पहुँचें। ठीक है भाई, फिर रात में सबसे मिलते हैं। तभी आर्यन की नज़र काश्री और राही पर पड़ जाती है। राशि के हाथों में लैपटॉप था जो वो कैबिन में मौजूद प्रोजेक्टर को ऑन करती है। सबकी नज़र प्रोजेक्ट पर जाती है। राही कहती है, भाई इसमें हमारी शिमला की सभी कंपनी की डिटेल्स है। ये बार बार हमें हमारे बिजनेस की डील के लिए शिमला से बाहर जाना होता है क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। कल हमारी बात डैड और मामू से हुई कि एक राठौर और राठौर कंपनी है जो तेजी से हमारे प्रताप झा और आहूजा कंपनी के पीछे पड़ी हुई है। ये अंदर की खबर है जो बड़ी और बड़े मामू ने किसी को नहीं बताया है। साथ ही साथ वो सभी बेहद सुकून से डोंट केयर की कंडीशन में खुद में रखा हुआ है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है वो सभी इतने शांत क्यों हैं। राही की बात पर रुद्रम ने कहा, वो इसीलिए काजू दी हम रुद्रम काफरी दीदी ये बार काजू हो या किसमें हो तो आप मेरी दीना बस सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हर वक्त रौब झरती रहती है आपके लिए। ऐसा लड़का ढूंढूंगा कि बस आप अपना रौब उसी पर झारना और हम सबकी जान बख्श देना। अब समझ में आता है कि राजी मौसा का ऐसा हाल रूही मौसी ने क्यों बना रखा है। उसमें उन्हीं का असर है। अब तुझे देर नहीं रही रुद्रम। आर्यन रुद्र को टोकते हुए, भाई यार भाग जाऊंगा एक दिन, सब बीच में टोकते हुए जाओ नहीं बोलूंगा अब, और मुंह घुमाकर बैठ जाता है। आर्यन ने उसकी हरकत पर कहा, अगर तू 2 सेकंड के लिए अंदर गंभीर नहीं हुआ तो याद रखना तुझे जो डैड से मेरी चुगली की है वो मैं भूला नहीं। भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था। राही और राजश्री ने अपना सर हिला लिया। रुद्रम अब गंभीर होकर प्रोजेक्ट के पास खड़ा होते हुए कहा, भाई ये राठौर और राठौर सीधे तौर पर हमारे कंपनी और प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि ये दोनों कंपनी फेयर खेल रही हैं और अब उनको अपनी कंपनी को हमारी कंपनी के आगे बढ़ानी है। इसके लिए उनके पास नई स्टोरी और नए प्लान। और ये रही बात डैड और मामू की खामोश होने की, तो आप जानते हैं कि वो क्यों चुप हैं। ये कहे रुद्रम की नज़र अपने तीनों भाई बहन पर जाती है। तीनों उसे ऐसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। आर्यन ने कहा, मतलब आरू को बुलाने की तैयारी और साथ साथ तुझे भी वहाँ बांधने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोचा आपने भाई, क्योंकि वो हमारे बाप हैं। बाप तो बाप ही होगा। अच्छा अब आप सब काम कीजिए, मैं जरा जाता हूँ। ये कहकर रुद्रम वहाँ से बाहर निकलने लगता है तो आर्यन ने उसे जाते हुए कहा, आरू की खबर पता करके मुझे बता रुद्र, क्योंकि 2 दिन से उसका फोन नहीं लग रहा है। जी भाई कहकर वो बाहर निकल जाता है। रुद्रम जो अंदर जितना हल्का और खुश खुद को दिखा रहा था, अभी बाहर वो इतना ही संजीदा हो जाता है। तभी उसके मोबाइल पर रिंग आती है। वो मुस्कुराकर अपना सर ना में हिला देता है और फोन उठा लेता है। डैड, हाँ ये फोन अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध उसके मुंह से डैड सुनकर कहा, तो मेरा शेर अभी अकेले बाहर गया है, इसीलिए मुझे डैड बुला रहा है। जी डैड आप बताओ कुछ काम है क्या? रुद्रम की बात सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, बहुत अलग सा है मेरे दिल का हाल, एक तेरी खामोशी और मेरे लाखों सवाल। रुद्रम ने हल्का हंसकर कहा, अपना गम कल मैंने आसमां को क्या बता दिया, पूरे शहर ने बारिश का मजा उठा लिया। रुद्र मेरा बच्चा, डैड आई एम ओके, डोंट वरी, आप परेशान मत हो। आपका रुद्र।
ना खुद टूटा है और ना ही अपने भाई बहन को टूटने देगा। अनिरुद्ध को आवाज भारी हो जाती है। तू आजा मेरी जान, अब तेरा डैड अकेला रह गया है। बस आजा यार। आ रहा हूँ डैड। बस आप कमजोर पड़ोगे तो आपका बेटा कैसे सब कुछ संभालेगा। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम अपने परिवार को नहीं टूटने देंगे। फिर डैड यार, आप अगर इतने कमजोर हुए ना तो देख लेना, आपकी जान को लेकर भाग जाऊंगा, तेरी टांग तोड़ दूंगा। भूल मत, बाप हूँ तेरा। कहकर दोनों तरफ से बाप बेटे मुस्कुरा देते हैं। फिर अनिरुद्ध ने कहा, प्रिंसेस कहाँ है रुद्र? डैड वो किसी रेस्क्यू मिशन में गई हैं। क्या उसने ये काम नहीं छोड़ा? डैड आपको सब मालूम है फिर भी ओवर एक्टिंग करते हो यार आप। 1 मिनट कहीं मोम तो। उधर से राध्या की आवाज़ आती है, बस एक बार सबके सब मेरे हाथ लग जाओ, सबकी कूटूंगी और सबके हाथ उसके बाप को भी धोऊंगी। फोन कट जाता है। पीछे से आवाज़ आती है, फोड़ दिया ना तुम दोनों ने भंडा। भाई लग गई लंका इस रुद्रम तिगड़म के कारण। ओहो, अपने लाडले बड़ी को क्यों नहीं कहा आपने? वो हमारे बड़ी हैं समझा। अब तीनों आर्यन की तरफ देखते हैं। रुद्र सीधे उसके गले लग जाता है। जब तक आर्यन कुछ समझता उससे पहले मैं तारणहार इस राध्या प्रताप रूपी प्रलयकारी तांडव से हमें सिर्फ आप ही बचा सकते हो स्वामी। चुप कर नौटंकी। अरे नहीं यार, अभी माँ ने चंडी बन कर कहा हमें कूटेगी और डैड तो पटक पटक कर धोएंगे। उसने ये बात इतनी गंभीरता से कही कि आर्यन अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। रुद्रम उसे कसकर बाहों में भरते हुए, चल आर्यन एक बार फिर से जीते हैं यार। मोम डैड दीदू भाई, बस बहुत हो गई ये दर्द भरी कहानी। उसके साथ साथ काफरी और राही भी उन दोनों से लिपट कर कहा, भाई बीती बातों को छोड़कर फिर से बाहें फैलाए ताकि दुनिया की खूबसूरती एक बार फिर से आपके साथ साथ हम सभी भाई बहन के चेहरे पर आ जाए। फिर से जीते हैं ना भाई हमारी खुशियों के पल। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर धमाल करते नील भाई और एकता भाभी की शादी में। चारों ग्रुप हक करके अपने अपने काम पर निकल गए। आर्यन किसी को फोन करके कहता है, क्या अपडेट है? लिली ठीक है? उधर से कुछ कहा जाता है, जिस पर आर्यन ने कहा, ध्यान रखना। उधर रुद्रम उसके पास आते हुए कहा, आपको मालूम है आरू दीदी हैं कहाँ? वो अपना सर हाँ में हिला देता है। हम नील भाई ने मेरी बात हुई है, आज रात को वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वो आरुदी के आसपास होंगे। आर्यन ने गहरी सांस भरते हुए कहा, पता नहीं इस लड़की को क्या फनक सवार है, किसी को सुनती ही नहीं है, बस अपनी जिद ही करती है। भाई आप जानते हो ना कि प्रिंसेस किससे भाग रही है? अच्छी तरह छोटे। अच्छा, शाम को सबको कनेक्ट करना। आर्यन की बात सुनकर रुद्रम ने हाँ में सर हिलाकर जाने लगता है। रुद्रम आर्यन की आवाज़ पर रुक जाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे मालूम था कि जब आर्यन उसको पूरे नाम से बुलाता है तो जरूर ऐसी बात होती है जिसमें रुद्र झूठ नहीं बोल पाता है। भाई मैं ठीक हूँ और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर तू कहता है तो मान ही लेता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।